दोस्तों नमस्कार। 80 साल की मेहनत और अरबों डॉलर का खर्चा, यह सब करने के बाद अचानक ट्रंप साहब ने फैसला किया कि वो करीब 66 यूएन एंड नॉन यूएन जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं उनसे अमेरिका का जो प्रेजेंस है, प्रतिनिधित्व है, वो हटा लेंगे। अब ये राष्ट्रपति हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व रखना चाहते हैं या नहीं, ये उनके ऊपर है। लेकिन 66 कुर्सियां अचानक, जिनमें आप लीडरशिप रोल पे रहे हैं, अचानक आप 66 कुर्सियां खाली करके चले जाएं तो जगह कौन भरेगा? और क्या वो जगह आपका साथी भरेगा या आपका प्रतिद्वंदी भरेगा? इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो जो ट्रंप साहब ने इंटरनेशनल लेवल पे जो कल डिसीजन लिया कि हम 66 ऑर्गेनाइजेशन से अपने नाम विड्रॉ कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले समय में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों लगता है ट्रंप साहब ने जो किया वो अमेरिका के अगेंस्ट जाएगा और चाइना और भारत जैसे देशों के फायदे में होगा। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी जिन फोरम्स में से ट्रंप साहब ने अपने कंट्री को विड्रॉ किया है, ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल मीटिंग्स को मैंने अटेंड किया है। वहां पे एक्टिव रोल हम लोगों ने प्ले किया है। एजेंडा सेटिंग में, डिस्कशन में बहुत कुछ होता है। वहां पे इतनी बड़ी लॉबिंग होती है कि वहां पे अपना एजेंडा सेट करने के लिए सरकारों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है, इसको समझने का आज हम प्रयास करेंगे और किस तरह से भारत इस गैप का फायदा उठा सकता है। चाइना तो तैयार है, क्या भारत भी इसका फायदा उठा सकता है, इसके बारे में भी हमें सोचना होगा। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है आज सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि अमेरिका ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से यह कह के कि स्ट्रेटेजिक, रैशनल और ग्लोबल इंप्लीकेशंस के कारण हम अपने जो प्रतिनिधित्व है उनमें से अपना रिप्रेजेंटेशन हटा रहे हैं और फंडिंग भी हटा रहे हैं। फंडिंग का निश्चित रूप से नुकसान होगा, लेकिन अल्टरनेट सोर्सेज भी बढ़ जाएंगे और दूसरी तरफ अब उतनी खर्चे नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग इंटरनेट पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हो सकती है। तो 8 तारीख को जो ट्रंप साहब ने फैसला लिया, 66 बॉडीज में से अपने आप को हटाया, जिसमें से 31 यूएन थी और 35 नॉन यूएन बॉडीज थी, लेकिन ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी। मैं आपको उनके नाम बताऊंगा ताकि आपको पता रहे कि ये क्यों जरूरी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसको लेके हमेशा चर्चा रही, वो थी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के आधार पे आज पूरी दुनिया में कानून बन रहे हैं, पॉलिसीज बन रही हैं और जो फ्रेमवर्क बनता है वो यहां बनता है। अब ट्रंप साहब कहेंगे कि मैं यहां पे नहीं हूं, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन व्यापार तो आप दूसरे देशों में करोगे ना। अगर आज क्लाइमेट चेंज के कानूनों के हिसाब से भारत में, चीन में, यूरोप में, पूरी दुनिया में कानून बन गए, स्टैंडर्ड बन गए, क्या अमेरिकन प्रोडक्ट उन कंट्रीज में जा पाएगा अगर आप स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहे हैं और स्टैंडर्ड सेटिंग में अब आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं? बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होने वाला है। तो इनका कहना क्या था ट्रंप साहब का, जब इन्होंने अपने आप को, अमेरिका को विड्रॉ किया? उनका ये कहना था, ये सॉवरेनिटी और ग्लोबलिस्ट लोगों का एजेंडा है, इसमें अमेरिका के हित की बात नहीं हो रही है। अमेरिका के टैक्स पेयर्स ने अरबों डॉलर खर्चे, लेकिन अमेरिका को इसका फायदा भी नहीं मिला। मुझे लगता है ट्रंप साहब ने शायद इस पूरी डिटेल को ढंग से समझा नहीं। अमेरिका ने जितना इन सिस्टम्स का फायदा अपने फेवर में उठाया है आज तक, शायद किसी और देश ने नहीं उठाया होगा। ये बात सही है कि ट्रंप साहब को खुली छूट नहीं मिली कि जिसको चाहे वैसे कर ले, कुछ कायदे कानून होते हैं, लेकिन जितना फायदा यूरोप और अमेरिका ने इन संस्थाओं को उठाया, ग्लोबल साउथ, पूरा एशिया, अफ्रीका आज क्यों परेशान है, वो इन्हीं संस्थाओं के कारण। इसको भी समझना जरूरी। फिस्कल एफिशिएंसी, ट्रंप साहब का यह कहना है कि हमने अरबों डॉलर खर्चे, अमेरिकन टैक्स पेयर्स को क्या मिला? हमें तो कोई फायदा मिला नहीं, इसलिए हम विड्रॉ कर रहे हैं। आइडियोलॉजिकल पोजीशन, अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रंप साहब का हमेशा यह कहना था कि ये जितनी भी बॉडीज हैं ये सब दिखावे की हैं, ये वो कल्चर है,
ये सिर्फ नए नए कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज लेके आते हैं, इनको देश चलाना आता नहीं। ये सिर्फ कमरे में बैठ के ज्ञान बांटते हैं और देशों के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं, इसलिए हम इसका साथ नहीं दे सकते। कुल मिला के स्थिति क्या है कि अमेरिका फर्स्ट जो फ्रेमवर्क ट्रंप साहब ने बनाया उसमें यह सूट नहीं करता, क्योंकि अमेरिका जब चाहे अपने हिसाब से पाला बदल ले। जब आप कानून के हिसाब से खेलोगे तो वो हो नहीं पाएगा। आपको सबको साथ लेके कानून अगर बदलना भी है तो उसका पूरा एक प्रोसेस है, आप बदल सकते हैं, लेकिन रातों रात जैसे आप जंप करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। इसीलिए उनका ये कहना है कि मेरे को मल्टीलैटरल की जगह बाइलैटरल में ज्यादा मजा आता है। आप एक एक करके जाएं, मोदी साहब भी वहां जाएं, ट्रंप साहब के पास मिलने के लिए जिनपिंग भी जाएं, पुतिन भी जाएं, और ट्रंप साहब वहां पे महाराज की तरह बैठे रहें और सब उनके दरबार में हाजिरी लगाएं। ट्रंप साहब ऐसा चाहते हैं, ऐसा होता नहीं है। ये प्रॉब्लम उनके साथ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है दोस्तों कि ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी हैं और क्या करती हैं और क्यों हटे वहां से। क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको कहा, दुनिया का इस समय सबसे बड़ा फोकस वही है। सिर्फ हम क्लाइमेट चेंज एक थ्योरी की तो बात नहीं कर रहे हैं। जितने कानून बन रहे हैं हिंदुस्तान में और देश के बाहर, कहीं ना कहीं आप देखेंगे सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर कंट्रोल, बाकी चीजों को लेकर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के एजेंडा को लेकर, ये सब चीजें निकल के आई हैं इस क्लाइमेट चेंज एजेंडा से। फिर अगर आप ध्यान से देखें तो यूएनएफसीसीसी से निकले हैं, आईपीसीसी से निकले हैं, पेरिस एग्रीमेंट से निकले हैं, वो पहले निकल चुके थे सेकेंड टाइम, क्योंकि बाद में जो बाइडेन फिर ज्वाइन किए थे। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी एंड यूएन प्रोग्राम्स ऑन डिफॉरेस्टेशन, ओशन एंड वाटर, सब में से ट्रंप साहब बाहर निकाल लिया है उन्होंने अमेरिका को, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये एक होक्स है, ये रियलिटी नहीं है। जबकि विज्ञान ये बोलता है कि 2024 में दुनिया में सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड हिस्ट्री में टेम्परेचर 2024 में रहा था। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे समस्याएं बढ़ेंगी, ये हमें समझना होगा। और इसीलिए ट्रंप का ये कहना है कि इट गिव्स अदर नेशन एन एक्सक्यूज टू डिले देयर ओन एक्शन एंड कमिटमेंट्स। ये सब होगा अगर अमेरिका वहां से निकलेगा तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी। अब पॉपुलेशन को लेकर यूनाइटेड पॉपुलेशन फंड, WHO, UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UN विमेन काउंसिल एंड स्पेशल ऑफिस फॉर प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, इन सब से ट्रंप साहब बाहर निकल गए। क्यों? यहां से काफी सारा पैसा चाइना जाता था। WHO में कोविड के समय हमने देखा ट्रंप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था जिस तरह से चाइना और WHO कोलैबोरेट कर रहे थे। फिर ह्यूमन राइट काउंसिल और स्पेशल ऑफिस प्रोटेक्टिंग चाइल्ड इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये सब इजराइल का भी एजेंडा है। यहां दोनों जगह पे इजराइल को बहुत बार झेलना पड़ता था कि आप जो कर रहे हो यूएन चार्टर के अगेंस्ट है। इजराइल का क्रिटिसिज्म होता था और बदले में यूएस का होता था, क्योंकि आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो। इसीलिए उन्होंने कहा हम इनको मानते ही नहीं। अब रही बात डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस को लेकर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, डेमोक्रेसी फंड, यूनेस्को, इससे पहले तो काफी पहले ये निकल चुके थे। इवन यूनेस्को से बाहर तो इवन रीगन के टाइम पे भी अमेरिका निकला था। यूएन कॉन्फ्रेंस इन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंकटाड, वेरियस लेबर रिलेटेड बॉडीज एंड यूएन यूनिवर्सिटीज, यहां से भी ये सब निकाल लिया है अपने आप को। लेकिन कहां रहे, इनको समझना होगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अपनी वीटो पावर नहीं छोड़ी है ट्रंप साहब ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बने हुए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, क्योंकि अमेरिका का बहुत सारा सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वो यूएन फूड प्रोग्राम में जाता है। अगर ये यहां से निकल गए तो जो सरप्लस है जिसको लेके अभी परेशान है वो किसको बेचेंगे। एंड यूएन रिफ्यूजी एजेंसी, क्योंकि यहां पे भी काफी सारा खेल किया जाता है, खासकर इजराइल और बाकी जगह पे, क्योंकि जो एड जाती है वो इस एजेंसी के थ्रू जाती है। कौन एड देगा, कितनी देगा, कैसे देगा, ये सब यहाँ पे होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिफाइड एज सर्विंग सिक्योरिटी काउंसिल एंड ह्यूमैनिटेरियन फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी? यूएन ऑफिशियल सेज दे वांट टू फोकस ऑन टैक्स पेयर ऑन एक्सपेंडिंग अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन स्टैंडर्ड सेटिंग यूएन इनिशिएटिव्स इन कंपटीशन विद चाइना लाइक इंटरनेशनल टेलीकॉम, इंटरनेशनल मैरीटाइम एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इस बात को आप ध्यान से देखिए, अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन स्टैंडर्ड सेटिंग,
ये जो चीज है ये पूरी इकोनॉमी और व्यापार को इंपैक्ट करती है। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ट्रम्प साहब क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि जहां पे पूरी दुनिया बैठ के चर्चा करती है, मुझे वो नहीं करना, मुझे वही काम करने हैं जिसमें सीधा अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं। अब जब आप फंडिंग हटा रहे हैं तो निश्चित रूप से पैसे की कमी होगी, तो करीब 20 से 30% पैसा जो है वो इन एजेंसीज के पास कम जाएगा। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो यूएन है वो बाकी देशों से उम्मीद करे कि आप यहाँ पे फंड बढ़ाएं, लेकिन मेरा ये कहना है कि विद एआई के आने से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने से यूएन को भी अपने खर्चों को कम करना होगा। यूएन में बहुत वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, मैंने बहुत मीटिंग्स में देखा है। जहां पे आप आसानी से कम खर्चे में काम कर सकते हो, वहां पे बहुत खर्चा होता है। इस बात को समझना होगा। यूएन सिस्टम के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है, इस समय जो फाइनेंशियल क्राइसिस है उसको लेकर यूएन का हमेशा जो रुझाव होता है या रुझान होता है वो अमेरिका की तरफ होता है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा पैसा आता है। लेकिन पिछले कई समय से काफी सारे प्रोग्राम्स को उन्होंने बंद किया या काटना पड़ा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अमेरिका का कहना है कि टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इससे जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को का जो फायदा होगा या सेविंग होगी, वो अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस किसी काम की है नहीं। ये कहना है ट्रम्प साहब का। साथ ही उनका ये कहना है कि जो कलेक्टिव एक्शन है और जो सॉफ्ट पावर अमेरिका उसका फायदा उठाता था, अब वो अमेरिका के हाथ से चली जाएगी। अब आप ज्ञान भी दोगे लेकिन फंड नहीं दोगे तो अमेरिका की कोई नहीं सुनेगा। पहले जैसे ट्रम्प साहब ने यूएस एड को बंद किया, वो अमेरिका के लिए डीप स्टेट का एक बहुत पावरफुल टूल था। किसी भी कंट्री में जाके वहां की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करना, उनके लिए सेमिनार करना, ब्यूरोक्रेट्स को उन सेमिनार में बुलाना, उनका ब्रेन वॉश करना, ये सब काम बहुत सारी अमेरिका की एजेंसीज आज भी भारत में कर रही हैं। वो एग्रीकल्चर पॉलिसी को लेकर, बाकी संस्थाओं को लेकर, आपने देखा होगा बहुत सारे सेमिनार्स, एग्जीबिशंस में अमेरिकन संस्थाएं पार्टिसिपेट करती हैं और स्पॉन्सर करती हैं। अब स्पॉन्सरशिप में क्या होता है कि हिज मास्टर्स वॉइस, आप उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइजर्स उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऑर्गेनाइजर्स ऐसे स्पीकर ढूंढ के लाते हैं जो उनकी तारीफ करें, और बहुत सारे स्पीकर्स तो उनके नॉमिनेटेड होते हैं, उनके अपने एजेंट होते हैं जो उनके रोल्स पे होते हैं, जो उनके एजेंडा को आगे बढ़ाते हैं। ये एक सॉफ्ट पावर और डीप स्टेट का जो मिला जुला काम है, ये आज भी जारी है, इसको समझना होगा। लेकिन अमेरिका ने जिस तरह से विड्रॉ किया, उसका जो साइड इफेक्ट है, अब उसकी थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाइना फैक्टर। जहां जहां से अमेरिका हटा है वहां कुर्सी खाली हुई है। अब चाइना कहेगा कि जो उनको 65 में से जितनी भी एजेंसीज उनकी काम की है, 66 में से, वो कहेंगे यहां पे आप हमें चेयरमैनशिप दे दीजिए, इन कमेटीज के खर्चे हम दे देंगे। तो वहां पे चाइना अब अपना दखल बढ़ाएगा। जब चाइना कुर्सी पे बैठा होगा तो मान के चलिए कि एजेंडा भी चाइना ही फाइनल करेगा। बाकी देशों से सजेशन लिया जाएगा खानापुरी के लिए, फाइनल करेगा चाइना। और चाइना अपनी तरफ से जब एजेंडा पेश करेगा, उस पे चर्चाएं होंगी, उस पे जो कंक्लूजन होगा, क्योंकि चाइना अगर उन कमेटीज में चेयरमैनशिप है या इंपॉर्टेंट पोजीशन पे और फंडिंग कर रहा है, तो बाकी मेंबर भी चाइना की हां में हां मिलाएंगे। और जब ऐसा होगा तो दुनिया के जो कानून है वो चाइना के हिसाब से बनेंगे, इंटरनेशनल नॉर्म्स चाइना के हिसाब से बनेंगे। अमेरिका और यूरोप के लिए मुश्किलें होंगी। ये जो डायमेंशन है वो शायद ट्रम्प साहब नहीं समझे। इसीलिए क्लाइमेट इश्यूज, उसमें चाइना अपनी लीडरशिप बनाएगा। स्टैंडर्ड सेटिंग के अंदर चाइना एक्टिव रोल प्ले करेगा, और इससे चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में बढ़ेगा। तो मान लीजिए आज कोई इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड्स बनने हैं, या फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनने हैं, या पैकेजिंग के नॉर्म्स बनने हैं, या एमिजन के नॉर्म्स बनने हैं, ट्रांसपोर्टर्स के बनने हैं, जो भी हर तरह का काम होता है इन बॉडीज के अंदर, चाइना अगर अपने हिसाब से कानून बनवाएगा, अपने हिसाब से स्टैंडर्ड बनवाएगा, तो उनको ट्रेड फैसिलिटेशन बहुत आसान हो जाएगा। अभी वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या इनोवेशन करते हैं।
जब चाइना ही अपने स्टैंडर्ड इंपोज करवाएगा तो चाइना को कुछ नहीं करना है, बाकी देशों को दुनिया के हिसाब से बदलना होगा। ये बहुत बड़ी कॉस्ट होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये कहीं ना कहीं शायद ट्रंप साहब चूक गए। अब रही बात सॉवर्टी और कोऑपरेशन ट्रेड ऑफ की। अब क्लाइमेट ट्रीटीज के अंदर जैसा मैंने कहा कि अब चाइना का रोल हावी रहेगा। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमन राइट बॉडीज, अब चाइना के खिलाफ अभी तक ह्यूमन राइट बॉडीज बोलती थी, अब चाइना जब फंडिंग करेगा, क्या चाइना के खिलाफ कोई ह्यूमन राइट बॉडी का मतलब कि स्टेटस होगा कि वो चाइना के खिलाफ स्टेटमेंट दें? क्योंकि उनको ये रहेगा कि अगर चाइना ने फंडिंग बंद कर दी तो क्या होगा। अभी तक तो अमेरिका की फंडिंग आती थी, आप चाइना को जो चाहे क्रिटिसाइज कर सकते थे, बुरा भला कह सकते थे। जब चाइना फंडिंग करेगा तब आप क्या कहोगे? तो जो चाइना का अभी पॉलिटिकल सप्रेशन होता है, या जब हम कहते हैं कि चाइना में डिक्टेटरशिप है, अब ये सब यूएन एजेंसीज खामोश हो जाएंगी। कोई नहीं बोलेगा कि चाइना इंटरनेशनल कानूनों का वायलेशन कर रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। अब ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। इसीलिए इस बात को हमें समझना होगा। और यही बात कि भाई अमेरिका चला गया तो कोई नई बात नहीं है। आज से पहले बहुत बार हमने देखा कि अमेरिका ने यूएन, वर्ल्ड बैंक, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उनको क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन जो इंटरनेशनल कानून थे जैसे लॉ ऑफ सी एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अमेरिका ने कभी इनको रेटिफाई नहीं किया। अमेरिका इनसे बाहर ही रहा। इसीलिए यूनेस्को में उन्होंने रीगन टाइम पे भी हट गए थे, तो 2003 में फिर ज्वाइन किया। अब पेरिस एग्रीमेंट में और WHO से ट्रंप साहब अपने पहले टर्म में हटे थे। तो ये इन एंड आउट का जो खेल अमेरिका कर रहा है, तो इससे अनरिलायबिलिटी तो अमेरिका की बढ़ ही रही है। ग्लोबल रिएक्शन ऑब्वियसली होना था कि जो अमेरिका ने किया वो गलत है। अब जो अमेरिका के एलाइज हैं, खासकर यूरोपियन कंट्रीज, उनके लिए मजबूरी ये हो गई कि अब वो क्या करेंगे। अगर वो ये कहते हैं क्लाइमेट चेंज इंपॉर्टेंट है, तो ट्रंप साहब कहते हैं ये सब पागल है, इनको पता ही नहीं, ये होक्स है। अगर यूरोपियन कंट्रीज यूएन में जाके इंसिस्ट करते हैं कि इस पे कानून बने और सख्ती हो, ट्रंप साहब कहते हैं मैं मानूंगा नहीं। तो जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर है और मिलिट्री पावर है, वही आपके कानून नहीं मानती, तो बाकी आप कानून किस पे लगाओगे? ये अपने आप में एक मजाक बन के रह जाएगा। जहां तक बात है एडवर्सरीज की, मुझे लगता है इस समय रशिया और चाइना के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, क्योंकि जहां जहां पे भी अमेरिका की अनरिलायबिलिटी और एग्जिट हो रहा है, वो जगह ब्रिक्स के देशों को भरनी चाहिए। चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राजील जैसे देशों को वो जगह भरनी चाहिए। इससे ये होगा कि अंतरराष्ट्रीय फोरम्स में ब्रिक्स देशों का प्रभाव बढ़ेगा और चाइना इस गैप को भरने के लिए पूरी तरह से आतुर होगा, क्योंकि इससे उनका ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बढ़ जाता है। डेवलपिंग नेशंस की जहां तक हम बात करें दोस्तों, तो वो तो सीधी सी बात है कि उन्होंने जब कमेटीज के चेयरमैन चाइना होंगे या रशिया होगा या इंडियन होगी, तो जो बाकी ग्लोबल साउथ है, जो नंबर में बहुत ज्यादा है, उनका रुझान, उनका ट्रेड इंटरेस्ट इन देशों से और बढ़ेगा। अमेरिका और यूरोप से वो और दूर हो जाएंगे। और ये जो पॉलिटिकल चैलेंज है, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप को झेलना पड़ेगा। ट्रंप साहब तो 3 साल बाद चले जाएंगे कुर्सी छोड़ के। अमेरिका के डिप्लोमेट्स के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आने वाले समय। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा इशू है जो UNFCC है, ये जो सीनेट है उसने इसको रेटिफाई किया था। अब ट्रंप साहब ने विड्रॉ कर लिया, तो क्या सीनेट के डिसीजन को अमेरिका का राष्ट्रपति यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकता है? अगर विड्रॉ होगा तो सीनेट का ऑथराइजेशन चाहिए। ट्रंप साहब ने ऐसा तो किया नहीं। हो सकता है इस इशू को लेकर लीगल चैलेंज भी अमेरिका के कोर्ट्स में आ जाए। अब इसका इंप्लीमेंटेशन जब होता है तो क्या होगा? ग्लोबल ऑर्डर में जो इमीडिएट असर देखने को मिलेगा, जो पहले एक यूनिफाइड हम बात करते थे, यूएन एक बॉडी है, सब जाके वहां बात करते थे, WTO एक यूनिफाइड बॉडी थी ट्रेड की, वहां लोग बात करते थे, अब सब जगह फ्रेगमेंटेशन होगा। किसी को नहीं पता कौन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेरिका सुन नहीं रहा, यूरोप सुन नहीं रहा, चाइना अपने हिसाब से जा रहा है, रशिया किसी की सुन नहीं रहा। तो कुल मिला के अब प्रॉब्लम ये हो गई कि रीजनल और आइडियोलॉजिकल ब्लॉक्स बनेंगे
कि हम 10 लोग मिलकर अपना काम करेंगे, उन 10 को अलग करने दो, आपस में बायलैटरल बाद में देख लेंगे। चाइनीज आर्किटेक्ट जो है वो इन्फ्लुएंस होगा एज ए अल्टरनेट, क्योंकि इस समय चाइना के पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है और ट्रेड इंटरेस्ट भी है, इकोनॉमिक पावर भी है। तो निश्चित रूप से चाइना ने वैसे ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से करीब 160 देशों में अपनी पहुंच बना ली है। अब वो इंटरनेशनल फोरम पे भी जब कुर्सी पे काबिज होगा, संस्थाओं को कंट्रोल करने लगेगा, तो और उनके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाएगा कि जो यूरोपियन ऑटोनॉमी थी, अब उनको सोचना होगा कि अब अमेरिका पे डिपेंडेंसी कम है, तो डिफेंस, क्लाइमेट और डेवलपमेंट एजेंडा माइनस अमेरिकन कंसिडरेशन अब यूरोप को सोचना होगा, तो आगे वो बढ़ पाएंगे। क्लाइमेट एक्शन में जैसा मैंने कहा कि जो इस समय वहां के स्टेट्स हैं, हो सकता है ट्रंप साहब ना माने, लेकिन बहुत सारे डेमोक्रेट्स और स्टेट के गवर्नर्स ऐसे जो कहते हैं नहीं क्लाइमेट चेंज इशू है। हो सकता है कि एज ए यूएस गवर्नमेंट ट्रंप साहब ना माने क्लाइमेट चेंज को, विद इन अमेरिका अलग अलग स्टेट्स अलग अलग पॉलिसी बनाए, आने वाले समय में वो भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं अमेरिका के इन्फ्लुएंस की। अमेरिका का इन्फ्लुएंस कैसे बदलेगा? दोस्तों, अमेरिका के पास दो ऑप्शन थे। एक तो था मल्टीलैटरल का, जो अभी तक अमेरिका करता रहा, हर बॉडी के अंदर प्रेजेंट था, फाइनेंशियली भी इन्फ्लुएंशियल था, पॉलिटिकली भी, डिप्लोमेटिकली भी, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने हिसाब से चलाते थे। सेकेंड ऑप्शन ये था कि हम मल्टीलैटरल का साथ नहीं देंगे, बाइलैटरल करेंगे। ट्रंप साहब ने जो ऑप्शन ए था, जिसमें आज तक अमेरिका हावी था, उसको छोड़ दिया। 80 साल की मेहनत और अरबों डॉलर खर्चने के बाद अब वो चले गए हैं ऑप्शन बी पे। अब ये मुद्दा जो है, ये अब अमेरिका को समझना होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रही कि जब तक आप मल्टीलैटरल में रहते हो तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। लेकिन ट्रंप साहब ने शॉर्ट टर्म गेम देखा कि मेरे को क्या फायदा है, मुझे लोग कितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मेरे को नोबेल पीस प्राइज मिला या नहीं। अगर आप उस बेस पे करते हैं तब उनके लिए आने वाले समय में समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी? रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन विड्रॉज फ्रॉम द ट्रीटीज एंड डेमोक्रेटिक विल रीजॉइन। अब ट्रंप साहब जब हटेंगे तो जब नई सरकार आएगी, हो सकता है रिपब्लिकन्स के बाद डेमोक्रेट्स की आए और वो कह दें, जैसे जो बाइडेन ने कहा था कि हम पेरिस समिट को वापस ज्वाइन करते हैं, क्लाइमेट समिट में हम वापस ज्वाइन करते हैं, तो 4 साल अमेरिका सिस्टम से बाहर, 4 साल बाद वापस अंदर। तब तक वो कुर्सियां कोई और घेर के खड़े हो जाएंगे। अमेरिका के लिए समस्या होगी कि क्या वो जूनियर पार्टनर की तरह मल्टीलैटरल पे जाएगा। इसीलिए ये विशी-वाशी जो पॉलिसी चल रही है अमेरिका की, ये अमेरिका को बहुत अनरिलायबल बना रही है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, अब वो धीरे धीरे कोशिश करेगा कि माइनस अमेरिका हम काम करना सीख लें। तो कुल मिला के ये है कि 66 ऑर्गेनाइजेशन से जो अमेरिका ने अपने आप को विड्रॉ किया, मुझे लगता है कि अमेरिका को ये लगता है कि बाइलैटरल रिलेशंस जो हैं वो बेहतर हैं। लेकिन इससे इमीडिएटली जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी सिर्फ फंडिंग को लेकर यूएन बॉडीज को। मुझे लगता है वो कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अमेरिका के लिए नेगेटिव होंगे। और मेरा यही कहना है इस पूरे मुद्दे पर कि अब ब्रिक्स देशों को इंटरनेशनल लेवल पे और एग्रेसिव होना होगा। इंटरनेशनल बॉडीज को जहां तक हो सके अपने हिसाब से ढालना होगा, और हो सके तो ब्रिक्स और यूरोप के बीच में भी एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए, ताकि अमेरिका की जो दादागिरी है उसको मार्जिनलाइज किया जा सके। क्या ब्रिक्स और यूरोप के बीच में अंडरस्टैंडिंग बन सकती है? इस पे भी हम चर्चा करेंगे, और किन मुद्दों पे बन सकती है उसकी भी हम चर्चा करेंगे। आप आने वाले वीडियो जरूर देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशंस मैं आपके साथ करूंगा विद डेटा एंड फैक्ट्स। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।